हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रबर टॉपिक स्टार्ट किया था। रबर के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, जिसमें हमने नेचुरल रबर को कंप्लीट किया था, नेचुरल रबर भी पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने वल्कनाइजेशन ऑफ रबर भी पढ़ा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक रबर्स। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सिंथेटिक रबर्स क्या होता है। Synthetic rubber is any vulcanizable rubber like polymer. सिंथेटिक रबर ये किसी पॉलीमर की तरह एनी वल्कनाइजेबल रबर होता है विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ। ओके, अपनी लेंथ से दुगना स्ट्रेच होने की क्या रहती है, सिंथेटिक रबर में कैपेसिटी रहती है। समझ में आया? सिंथेटिक रबर क्या होता है? कोई भी वल्कनाइजेबल रबर, ये क्या होगा? सिंथेटिक रबर जिसकी कैपेसिटी होती है अपनी जो लेंथ है उससे दुगना स्ट्रेच होने की। मतलब अगर उसके ऊपर तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपनी लेंथ से दुगनी लेंथ तक क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेच। However, it returns to its original shape and size as soon as the external stretching force is released. जैसे रबर के ऊपर तुम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। बट जैसे तुम लोग वो एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एज सुन एज द एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिलीज। जैसे एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स रिलीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिटर्न आ जाएगा। The synthetic rubbers are either homopolymers of 1,3-butadiene derivatives. तो सिंथेटिक रबर्स या तो होमोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-butadiene derivatives रहेंगे। होमोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-butadiene डेरिवेटिव मतलब, होमोपॉलीमर मतलब सिंगल मोनोमर स्पेसिस से बने वाले पॉलीमर, वो क्या रहेंगे तुम्हारे, होमोपॉलीमर। 1,3-butadiene डेरिवेटिव्स मतलब 1,3-butadiene से बने वाले या फिर 1,3-butadiene से बने वाले और जो कंपाउंड रहेंगे दूसरे कंपाउंड, वो क्या रहेंगे, उसके डेरिवेटिव्स। और कोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-butadiene और इट्स डेरिवेटिव विथ अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर। ओके, या तो सिंथेटिक रबर होमोपॉलीमर रहेंगे 1,3-butadiene डेरिवेटिव्स के, या फिर कोपॉलीमर रहेंगे। कोपॉलीमर मतलब दो या दो से ज्यादा मोनोमर यूनिट कंबाइन होकर जो पॉलीमर बनते हैं वो कोपॉलीमर। तो फिर कोपॉलीमर किसके रहेंगे, 1,3-butadiene और इट्स डेरिवेटिव मतलब 1,3-butadiene या फिर 1,3-butadiene से बने वाले कंपाउंड विथ अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर। मतलब एक तो फिक्स रहेगा कोपॉलीमर में 1,3-butadiene और दूसरा अनसैचुरेटेड मोनोमर उसके साथ में कंबाइन होगा। तो समझ में आया, सिंथेटिक रबर होमोपॉलीमर से भी बन सकते हैं 1,3-butadiene या फिर उससे बने वाले कंपाउंड से, या फिर कोपॉलीमर्स। तो कोपॉलीमर में एक मोनोमर फिक्स रहेगा 1,3-butadiene या फिर 1,3-butadiene से बना वाला कंपाउंड, और दूसरा कोई भी एक अनसैचुरेटेड मोनोमर रहेगा। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर्स। तो प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर में हम पहला देखते हैं नियोप्रीन। ओके, नियोप्रीन इज द सिंथेटिक रबर। तो ये कैसे प्रिपेयर होता है, नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन। ओके, नियोप्रीन का दूसरा नाम क्या है, पॉलीक्लोरोप्रीन, इज फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। ओके, नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन इज फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का अगर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करोगे तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, नियोप्रीन या फिर पॉलीक्लोरोप्रीन। ये देखो क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड C Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है तुम्हारा क्लोरोप्रीन। इसका नाम है 2-chloro 1,3-butadiene। 1,3-butadiene को क्लोरीन ग्रुप अटैच है, इसलिए ये कंपाउंड क्या बना, 2-chloro 1,3-butadiene। मतलब ये क्या हुआ, 1,3-butadiene की डेरिवेटिव हुई। ओके, तो क्लोरोप्रीन या फिर 2-chloro 1,3-butadiene, ये नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हो गए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नियोप्रीन। तो ये नियोप्रीन हमको कैसे मिलेगा, सिंपल है, ये जो CH2 और C है इसके बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। और ये CH और CH2 है, इसके बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ब्रेक। जैसे ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और C और CH के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और जो दूसरा बचा वाला एक इलेक्ट्रॉन है इधर, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन होने के लिए निकल जाएगा। यहाँ का एक बचा वाला इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ का एक बचा वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। फिर ये तुम्हारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड। यहाँ से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो क्या बनेगा कंपाउंड तुम्हारा, CH2 सिंगल बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बाय N। तो ये तुम्हारा कंपाउंड कौन सा है, नियोप्रीन। कौन सा कंपाउंड ये तुम्हारा, नियोप्रीन। समझा। तो नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन कैसे बनता है, नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन मोनोमर के कंबाइन होने की वजह से। तो ये क्या है तुम्हारा, होमोपॉलीमर है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल मोनोमर स्पीसीज है। इट हैज सुपेरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स। ओके, ये जो नियोप्रीन रबर है ये वेजिटेबल और मिनरल ऑयल्स को क्या करता है, रेजिस्ट कर सकता है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स मतलब तुम लोगों को पता है, जो तुम लोग शॉपिंग्स के लिए वगैरह जाते हो या फिर एयरपोर्ट पे जाते हो तो तुम्हारा सामान एक बेल्ट के ऊपर पास किया जाता है, तो वैसे बेल्ट को बनाने के लिए भी यूज होता है। गैस्केट्स, मैं तुम लोगों को गैस्केट के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। या फिर हॉसेस, तो तुम लोग गूगल में सर्च कर सकते हो कि नियोप्रीन गैस्केट्स, नियोप्रीन हॉसेस के इमेज तुम लोगों को मिल जाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा नियोप्रीन। तो ये नियोप्रीन कैसा है, होमोपॉलीमर है जो क्लोरोप्रीन से बनता है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं ब्यूनाएन। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ब्यूनाएस। ओके, तुम लोगों ने ब्यूनाएस के बारे में पढ़े हो। ब्यूनाएस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में भी पढ़ा था, एज वेल एज हम लोगों ने ब्यूनाएस के बारे में कोपॉलीमराइजेशन में भी पढ़ा है। मतलब ब्यूनाएस के बारे में तुम लोगों ने 2 जगह पे पढ़ा है। तो याद रखो, ये जो तुम्हारा ब्यूनाएस है वो भी तुम्हारा क्या है, सिंथेटिक रबर है। तो हमने ऑलरेडी 2 जगह में पढ़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्यूनाएस को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कोपॉलीमराइजेशन में भी तुम लोगों ने इसका पूरा प्रिपरेशन भी देखा है, इसके यूजेस भी देखे हैं। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं ब्यूनाएन। Buna-N is obtained by the copolymerization of 1,3-butadiene and acrylonitrile in the presence of a peroxide catalyst. Buna-N कैसे मिलता है? It is obtained by the copolymerization of 1,3-butadiene and acrylonitrile in the presence of a peroxide catalyst. Buna-N क्या है? एक कोपॉलीमर है। क्यों? बिकॉज वो एक से ज्यादा मोनोमर से मिलता है। तो एक तो मोनोमर मैंने तुम लोगों को फिक्स बताया था सिंथेटिक रबर के लिए 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ब्यूनाएन किससे मिलता है, कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल। ये है 1,3-ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक्रिलोनाइट्राइल, या फिर तुम इसको विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो विनाइल साइनाइड, या फिर प्रोपिन नाइट्राइल। राइट, 3 कार्बन, इसलिए ये क्या बन सकता है तुम्हारा कंपाउंड, प्रोपिन नाइट्राइल। तो 1,3-ब्यूटाडाइन जब एक्रिलोनाइट्राइल के साथ में तुम लोग क्या कर रहे हो, 1,3-ब्यूटाडाइन को कंबाइन कर रहे हो। जब नंबर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन कंबाइन विद द नंबर ऑफ विनाइल साइनाइड या फिर नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल, सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, नंबर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन कंबाइन विद द नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल या फिर नंबर ऑफ विनाइल साइनाइड, दे अंडरगो कोपॉलीमराइजेशन। वो कौन सी रिएक्शन करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं कोपॉलीमराइजेशन की। दे अंडरगो कोपॉलीमराइजेशन, और हम लोगों को यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ब्यूनाएन। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ब्यूनाएन। तो ये ब्यूनाएन कैसे मिलता है ये हम देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो 1,3-ब्यूटाडाइन है, सेम यहाँ से सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, मतलब CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होने के लिए चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होने के लिए चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखो CH2 CH के बीच में भी डबल बॉन्ड है, यहाँ का भी एक बॉन्ड क्या कर देती हूँ मैं,
ब्रेक। जैसे मैंने यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा और ये जो CH2 है ये CH2 के साथ में क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर देगा और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन फिर वो चेन को आगे ग्रो करने के लिए चला जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, नंबर ऑफ 1,3-butadiene when combined with the number of acrylonitrile या विनाइल साइनाइड they undergoes copolymerization in presence of the peroxide catalyst, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, ब्यूनाइन। तो फिर हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। फिर ये CH2 ने ये CH2 के साथ में बॉन्ड फॉर्म किया तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN बाय N, ये क्या बना तुम्हारा, ब्यूनाइन। समझ में आया ये ब्यूनाइन कैसे बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH बाय CN, ये क्या बना तुम्हारा, ब्यूनाइन। या फिर ये कंपाउंड का नाम तुम लोग क्या बोल सकते हो, ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल रबर। ओके, ब्यूनाइन बोलो या फिर ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल कोपॉलीमर या फिर ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल रबर। It is resistant to action of petrol, lubricating oil and organic solvents. Okay, ये जो ब्यूनाइन है that is butadiene acrylonitrile rubber, वो पेट्रोल के एक्शन से भी रेजिस्टेंट है, लुब्रिकेटिंग ऑयल से भी वो रेजिस्टेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को भी वो रेजिस्ट कर सकता है। तो इसका यूज होता है, इज यूज इन मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सिंथेटिक रबर फिनिश होता है। तो सिंथेटिक रबर के तुम्हारे सिलेबस में 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है नियोप्रीन जो होमोपॉलीमर है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है ब्यूनाइन जो कोपॉलीमर है, और हम लोगों ने ब्यूनाइस के एग्जाम्पल को ऑलरेडी स्टडी किया है और ब्यूनाइस भी क्या है, कोपॉलीमर है। तो तुम लोग ये वीडियो को अच्छे से देखो और सिंथेटिक रबर्स को समझ लो। ओके, अभी हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। ओके, ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि पॉलीमर का जो मास रहता है वो कैसा रहता है, हाई रहता है। फिर भी एक बार तुम्हारे सिलेबस में क्या दिया है वो देख लो। पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर मॉलिक्यूलर मास, साइज एंड स्ट्रक्चर। ओके, पॉलीमर की प्रॉपर्टी खुद के मॉलिक्यूलर मास को, उसके साइज को और स्ट्रक्चर को क्या रहती है, क्लोजली रिलेटेड, मतलब उससे क्लोजली डिपेंड रहती है। मतलब पॉलीमर की जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी वो अपने मॉलिक्यूलर मास, साइज और स्ट्रक्चर को क्या रहेंगी, रिलेटेड रहेंगी। The growth of the polymer chain during their synthesis is dependent upon the availability of monomers in the reaction mixture. Okay? पॉलीमर चेन की ग्रोथ उनके सिंथेसिस के टाइम किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी, इज डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोनोमर्स इन द रिएक्शन मिक्सचर। मतलब तुम्हारा जो पॉलीमर चेन है कितना ग्रो होगा या पॉलीमर चेन की कितनी ग्रोथ होंगी वो कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेंगी कितने अमाउंट ऑफ मोनोमर अवेलेबल है इन द रिएक्शन मिक्सचर। मतलब अगर तुमको पॉलीथीन बनाना है तो पॉलीथीन की ग्रोथ कितनी होंगी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी, कंप्लीटली कितने इथीन मोनोमर रिएक्शन मिक्सचर में अवेलेबल है। Thus, the polymer sample contains chain of varying lengths and hence its molecular mass is always expressed as an average. इसीलिए polymer sample में जो chains रहते हैं वो अलग अलग लेंथ की रहती है और उसका molecular mass ऑलवेज हम लोग एवरेज में लेते हैं। समझ में आया, मतलब जो पॉलीमर सैंपल रहते हैं तो पॉलीमर सैंपल वेरिंग लेंथ के रहेंगे और उसका मॉलिक्यूलर मास ऑलवेज क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड। ओके, तो किसी भी पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास रहता वो हम केमिकल और फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी तुम्हारे सिलेबस में दिया है तो मैंने तुम लोगों को समझा दिया। अभी लास्ट टॉपिक लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर है ये, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तुम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा है।
बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचर में या एनवायरनमेंट में अपने आप डिकम्पोज डिग्रेड होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचर में अपने आप डिग्रेड नहीं होते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो खुद से ही डिग्रेड होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो खुद से डिग्रेड नहीं होते वो क्या रहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो अभी तक हमने जितने भी पॉलीमर्स पढ़े थे सारे मैक्सिमम हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स थे। तो सिंथेटिक जो पॉलीमर है वो कैसे थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो अगर एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट बढ़ते जाएंगे। जैसे आज तुम देखो हमारे घर में मैक्सिमम चीजें किससे बनी है, पॉलीमर्स की बनी है, प्लास्टिक पॉलीमर्स की बनी है। तो ये अगर सारी चीजें डिग्रेड नहीं होंगी तो ये सॉलिड वेस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, और हम लोगों को क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन होगा। मतलब सॉलिड वेस्ट इधर उधर बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, इसलिए पॉलीथीन के ऊपर बैन आ गया है। तो हम लोग देखते हैं कि फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नेचुरली मिलने वाले तो होते, बट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को हम लोग लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो देखो फिर, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स आर क्वाइट रेजिस्टेंट to the environmental degradation processes and are thus responsible for the accumulation of polymeric solid waste materials. Okay, तो बहुत सारे पॉलीमर्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। एंड उसके वजह से क्या हो रहा है कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनवायरमेंट में मिल रहे हैं। These solid waste causes acute environmental problems and remain undegraded for quite a long time. तो इसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा environmental problems हो रहे हैं और ये long time तक अनडिग्रेडेड रहते, मतलब environment में वो remain as it is रहते हैं। In view of general awareness and concern for the problems created by polymeric solid waste. Okay, तो general awareness and concern for the problems created by the polymeric solid waste, certain new biodegradable synthetic polymers have been designed and developed. Okay, तो एक जनरल अवेयरनेस आने के लिए और ये जो सॉलिड वेस्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए कुछ नए बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर को डिजाइन किया गया और बनाया गया। Okay, these polymer contain functional group similar to the functional group present in the biopolymer. ये पॉलीमर में भी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे और वो फंक्शनल ग्रुप सिमिलर रहेंगे कौन से फंक्शनल ग्रुप से, जो बायोपॉलीमर्स में प्रेजेंट है। बायोपॉलीमर्स मतलब दो मोनोमर यूनिट से जो पॉलीमर बनेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, बायोपॉलीमर्स। या फिर नहीं, तुम लोग इसको बायोपॉलीमर्स का ये डेफिनेशन मत बोलो, दो मोनोमर यूनिट से। दिस पॉलीमर कंटेन फंक्शनल ग्रुप सिमिलर टू द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स मतलब बायोलॉजिकल पॉलीमर से, बायोलॉजिकल पॉलीमर्स में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे इन पॉलीमर में भी वो फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ओके, देन एलिफेटिक पॉलीएस्टर्स। Aliphatic polyesters are one of the important classes of biodegradable polymers. Okay, जो aliphatic polyesters है वो important है biodegradable polymers में। Aliphatic मतलब तुम लोगों को पता है स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन, कार्बन कार्बन चेन। ओके, स्ट्रेट या ब्रांच चेन, कार्बन कार्बन चेन। पॉलिस्टर्स मतलब मैं तुम लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि जिसमें एस्टर लिंकेज रहेंगे वो क्या रहेंगे, पॉलिस्टर। तो एलिफेटिक पॉलिस्टर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लास है किसका, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के। पहला एग्जांपल है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। कंपाउंड का नाम देखो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो ये कंपाउंड का क्या बोल सकते हैं हम इसके अलावा, PHBV। ओके, it is obtained by copolymerization of
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। ये जो PHBV है दैट इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। ये कंपाउंड कैसे बनेगा? इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। ये दो मोनोमर यूनिट से क्या बनेगा तुम्हारा? PHBV। ओके तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं PHBV के बारे में। ये देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, क्या है फॉर्मूला 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड का? CH3 CHOH CH2 COOH। 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड CH3 CH2 CHOH CH2 COOH। ओके अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देने चाहिए थे, मैं दे देती हूँ। ओके N नंबर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड when co-polymerized with number of 3 hydroxy pentanoic acid, तब हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है? PHBV। तो ये PHBV कैसे मिल रहा है? सिंपल है, ध्यान में दो। यहाँ पे O और H के बीच का बॉन्ड क्या करो? ब्रेक। तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और यहाँ पे CO और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O। सिमिलर यहाँ पे भी O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो और यहाँ पे भी CO और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो, मतलब यहाँ से भी क्या निकल जाएगा? H2O। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो ये कंपाउंड से नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ से OH में से एक हाइड्रोजन गया, CO और OH में से OH ग्रुप चला गया, H2O। यहाँ पे भी OH में से एक हाइड्रोजन गया, CO और OH में से OH चला गया, मतलब H2O H2O। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गए? निकल गए। अभी ये कंपाउंड को तुम लोगों को लिखना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन लिखो O, वो किसको अटैच है? CH को, C को अटैच है। ये C किसको अटैच है? ये CH3 को, इसलिए ये CH3 को ब्रांच में डालो, बिकॉज ये CH3 और किसी और कार्बन को अटैच है क्या? नहीं। एक बार ध्यान से देखो, मैं कैसे लिखना है ये बता रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या है? O किसको अटैच है? CH को, लिख दो OCH। ये CH3 को अगेन CH3 मॉलिक्यूल ऐड है, लिख दो OCH CH3 हो गया। फिर ये CH CH2 को ऐड है, CH2, और वहां पे OH तो निकल गया, क्या बचा है? CO, लिख दो C डबल बॉन्ड O। समझ में? पहला मोनोमर कैसे लिखा तुमने? O CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अगेन यहाँ से फिर ये C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बन किसको लिंक हो जाएगा? ऑक्सीजन को। फिर यहाँ से लिखो O CH, फिर ये CH ग्रुप किसको अटैच है? CH2 CH3 को, लिख दो CH को अटैच CH2 CH3, लिख दिया। देन CH2 C डबल बॉन्ड O बाय N। एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ तक लिखा तुम लोगों ने। फिर ऑक्सीजन ये कार्बन को कंबाइन अटैच कर दो, राइट? तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, लिख दिया। फिर ये O किसको अटैच है? CH को, लिखा। फिर ये CH किसको अटैच है? CH2 CH3 को, इसको अटैच करो CH2 CH3। देन CH2, ये जो CH2 बचा है ये CH2 को लिख दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O बाय N। ये बन गया तुम्हारा PHBV, दैट इज द पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। ओके, PHBV इज यूज इन स्पेशलिटी पैकेजिंग। ओके, ये पैकेजिंग के लिए यूज होता है। ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, जो अपाहिज होते हैं, विकलांग होते हैं, उनके लिए डिवाइसेस बनाने के लिए। एंड इन कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स। ओके, ड्रग रिलीज के लिए भी यूज होता है। PHBV अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। ओके, PHBV जैसे हमारे जितने भी नेचुरल थिंग्स बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होते हैं, वैसे PHBV एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल डिग्रेडेशन कर सकता है, या फिर PHBV का एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है। तो ये जो PHBV है ये तुम्हारा कौन सा पॉलीमर है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। समझ में आया यहाँ पे तुम लोगों को PHBV के बारे में? अभी हम लोग देखते हैं दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो तुम्हारे सिलेबस में है, वो है नायलॉन 2 नायलॉन 6। ओके, तो सुनो ये क्या है फिर नायलॉन 2 नायलॉन 6? इट इज एन अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर। अभी तुम लोगों को पता ही है, पॉलीअमाइड आ गया मतलब यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? अमाइड लिंकेज। ये तुम्हारा क्या था? पॉलिस्टर था, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा? एस्टर लिंकेज, R C डबल बॉन्ड O OR।
राइट, पॉलिस्टर रहेगा तो एस्टर लिंकेज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और यहाँ पे क्या है, नाइलॉन 2,6 है। इट इज एन अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर। पॉलीअमाइड आ गया, मतलब यहाँ पे कौन सा लिंकेज आ गया, सीधे अमाइड लिंकेज। इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन। किसका कोपॉलीमर है, ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन और किसका है, अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तुम लोगों ने कैप्रोलैक्टम नाम सुना था, साइक्लिक अमाइड था वो। ओके, तो ये क्या है, अमाइनो कैप्रोइक एसिड। मैंने तुम लोगों को बताया था कि वो जो कैप्रोलैक्टम है वो किससे बना है, कैप्रोइक एसिड से। कैप्रोलैक्टम कहाँ पे सुना था तुम लोगों ने, नाइलॉन 6 के पॉलीमराइजेशन के टाइम पे। ओके, तो सुनो, इट इज एन अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर। ओके, पॉलीअमाइड कोपॉलीमर है, मतलब इसके बीच में कौन सा लिंकेज है, अमाइड लिंकेज है। वो किसका कोपॉलीमर है, ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन का फॉर्मूला देखो, NH2CH2COOH, एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड NH2CH2 by 5COOH। अगर मैं इसको साइक्लिक फॉर्म में लिख देती थी तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाता था और यहाँ से OH चला जाता था, और इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखती थी तो क्या बनता था, ये कैप्रोलैक्टम। बट यहाँ पे अभी हम लोगों को कैप्रोलैक्टम चाहिए क्या, नहीं, यहाँ पे हमारा है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ओके, ये पॉलीमर भी कैसा पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ओके, ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 पॉलीमर किससे बना है, कौन से मोनोमर से बना है, ये पॉलीमर बना है तुम्हारा ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड मोनोमर से। कौन से मोनोमर से, ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड मोनोमर से, और वो पॉलीमर भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पॉलीमर, यस, हम लोग लिख सकते हैं ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर। अभी मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना के रखा है, ये देख लो, ये पॉलीमर के स्ट्रक्चर को। ओके, किससे बना है, नाइलॉन 2,6, ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अभी यहाँ पे देखो, फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिन, नंबर ऑफ ग्लाइसिन मोनोमर NH2 single bond CH2 COOH when combined with the number of amino caproic acid। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ये एक तरीके का स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं, कोपॉलीमराइजेशन तो है बट एक तरीके का स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो कैसे रिलीज होंगे, ये NH2 है, ये NH2 में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और ये COOH के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। सेम ये NH2 से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और ये COOH के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। मतलब यहाँ से H2 हो गया, यहाँ से H2 हो गया, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे, रिलीज हो रहे। अभी क्या बनेगा, तो हमको कंपाउंड लिखना है, तो हम कंपाउंड लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। C डबल बॉन्ड O CH2, एक हाइड्रोजन गया तो वो क्या बनेगा, NH, लिख दिया, C डबल बॉन्ड O CH2 NH। फिर ये NH ये कार्बन के साथ में क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। समझ में आ गया, फिर लिखो C डबल बॉन्ड O CH2 by 5 NH by N, बन गया तुम्हारा नाइलॉन 6। सिंपल है, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O CH2 NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 by 5 NH by N। ये तुम्हारा कंपाउंड कौन सा है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये तुम्हारा कौन सा पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब ये कंपाउंड को नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 क्यों बोला गया, तो यहाँ पे देखो NHC डबल बॉन्ड हो, मतलब ये तुम्हारा कौन सा लिंकेज हो गया, अमाइड लिंकेज हो गया। इन बिटवीन द अमाइड लिंकेज यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, ये मिला के 2 कार्बन, इसलिए नाइलॉन 2। यहाँ पे देखो ये कार्बन और ये कार्बन मिला के कितने कार्बन हो गए, यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, 5 + 1 6, इसीलिए ये कंपाउंड का नाम क्या बना है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। समझ में, इन बिटवीन द अमाइड लिंकेज वहां पे 2 कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये कंपाउंड को क्या बोला गया है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो समझ में आया, ये है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पे तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ये टॉपिक फिनिश होता है। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो देख के बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अभी ये लास्ट टॉपिक है, ये नहीं भी बताया तो भी तुम लोग खुद कर सकते हो, फिर भी मैं बता देती हूँ। पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, कमर्शियली जो पॉलीमर्स इंपॉर्टेंट है वो कुछ पॉलीमर्स दिए हैं। Beside the polymers already discussed, some other commercially important polymers along with their structure and uses are given below in their table. Okay,
हम लोगों ने जो पॉलीमर ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उसके अलावा कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर को उनके स्ट्रक्चर के साथ में एज वेल एज उनके मोनोमर के साथ में यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेम ऑफ पॉलीमर, मोनोमर, स्ट्रक्चर, यूजेस। पॉलीप्रोपिन, हम लोगों ने पॉलीप्रोपिन की रिएक्शन देखी थी। पॉलीप्रोपिन के लिए मोनोमर कौन सा रहेगा तुम्हारा? प्रोपिन। ये उसका स्ट्रक्चर है जो तुम लोग प्रैक्टिस करके देख लो, मैं यूजेस पढ़ती हूँ डायरेक्टली। मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, टॉयज, पाइप्स, फाइबर्स एक्सेट्रा। देन पॉलीस्टाइरेन, मोनोमर कौन सा है? स्टाइरेन। हम लोगों ने देखे थे स्टाइरेन के रिएक्शन। ओके, स्टाइरेन मोनोमर कंबाइन होकर क्या मिलेगा तुम लोगों को? पॉलीस्टाइरेन। ये है उसका स्ट्रक्चर। तो इसके यूजेस क्या है? एन इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स। देन पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, विनाइल क्लोराइड से बनता है। उसके यूजेस है मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट्स, हैंडबैग, विनाइल फ्लोरिंग्स एंड वाटर पाइप्स। देन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये न्यू है पॉलीमर। ओके, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन मतलब या फिर फिक्स है कि एक मोनोमर क्या रहेगा तुम्हारा? फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा मोनोमर क्या रहेगा? यूरिया। तो दो मोनोमर से बनता है ये तुम्हारा कोपॉलीमर है, ये भी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से। ये है उसका स्ट्रक्चर NHCO NHCH2/N। तो इसका यूज काय के लिए होता है? फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स। ओके, कप्स बनाने के लिए और लैमिनेटेड शीट बनाने के लिए यूज होता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का। देन ग्लिप्टल, इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड से बना है। ओके, ग्लिप्टल दो मोनोमर से बना है, इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड से। इथिलीन ग्लाइकॉल का नाम तुम लोग ऑलरेडी सुने हो और एक टेरेफ्थैलिक एसिड भी सुने हो। किसके प्रिपरेशन के टाइम पे? पॉलिस्टर के, डेक्रोन के प्रिपरेशन के टाइम पे। तो इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है तुम्हारा? ग्लिप्टल। जो फॉर्मूला है OCH2CH2OCO बेंजीन रिंग CO। ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लैकर्स। ओके, पेंट्स और लैकर्स बनाने के लिए इसका यूज होता है। देन बेकलाइट, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। किससे बनता है? फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, जिसके रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर मेकिंग कोम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिस्क, ये बनाने के लिए किसका यूज होता है? बेकलाइट का। अभी ये सारी चीजें पढ़ने के पीछे एक ही मेरा रीजन था, इसके ऊपर से तुम लोगों को बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन किया जाता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि नेम द पॉलीमर विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लैकर्स। तुम लोगों को पता होना चाहिए ग्लिप्टल, या फिर ग्लिप्टल के मोनोमर क्या है, तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इसलिए ये टेबल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि मैंने पॉलीमर के सारे वीडियो तो तुमको डाल दिए है, तो मैं ये होप करती हूँ कि तुम लोगों को ये पॉलीमर चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। बोर्ड में ये पॉलीमर चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम लोग इसको इजीली कर पाओगे। तुम लोग ये चैप्टर्स के वीडियो रिपीटेडली देखते जाओ, अगर कुछ नहीं समझता है इसके रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते जाओ, तुम लोग पॉलीमर से ये चैप्टर में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ओके, तो तुम लोग ये चैप्टर को अच्छे से करो, फिर रेफरेंस बुक लेके उसके क्वेश्चंस देखो या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखो और उसमें पॉलीमर चैप्टर्स के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, ये सारी चीज़ें तुम लोग देख सकते हो। ओके, देन फिर अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे रहेगा। ओके, चलो, थैंक